Dear students, now we are going to discuss two important properties of matter which is related to our chapter, that is gravitation. First, we will try to talk about mass. Mass क्या होता है? Mass is basically a property of every matter. इस दुनिया में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, everything is matter, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र नहीं आती, like air. At normal room temperature and pressure you can't see natural air. Okay, आप एयर को नहीं देख सकते, बट एयर के पास क्या ये प्रॉपर्टी मास है? यस, क्योंकि एयर भी मैटर का एक हिस्सा है. एज वी हैव लर्न देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर. 3 फेजेस जो हैं वो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और मैटर की ये 3 अलग अलग स्टेट्स हैं जो कि टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है. ये तीनों ही फेज़ में मैटर किसी भी फेज़ में हो और किसी भी स्टेट में हो, आपको ये पता लगेगा कि उसके पास एक प्रॉपर्टी है मास. अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे पूरे यूनिवर्स को, तो उसमें हर चीज़ आपको या तो सेल से मिलके बनी हुई नज़र आएगी या आपको एटम्स से मिलके बनी हुई नज़र आएगी. एक भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जो सेल से मिलके ना बनी हो या एटम से मिलके ना बनी हो. सपोज़ मैं ये मेरे पास एक वुड का टुकड़ा है, सपोज इट इज़ ए वुड. ओके, ये वुड किस चीज़ से मिलके बनी है? ये वुड जो है बायोलॉजिकल सेल है, उनसे मिलके बनी है. और अगर इस पेन की बात करें, इसकी टिप जिससे हम लिखते हैं वो किससे मिलके बनी है? वो एटम से मिलके बनी है. ठीक, आयरन के एटम्स हैं. और तो इस तरह से हम कहीं भी गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा या तो सेल से मिलके सारी चीज़ें बनी हैं या एटम से मिलके बनी हैं. और सेल्स हों चाहे एटम्स हों, यही बेसिकली 2 मैटर हैं अलग अलग जो हम देखते हैं. और इन दोनों के पास एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मैटर्स के. बात समझ में आई? हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसको अभी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं. वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से होती है या किस चीज़ की प्रॉपर्टी होती है? वो बेसिकली मास की ही एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी बॉडी के पास मास है तो वो किसी दूसरी बॉडी जिसके पास मास होगा उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी. तो मास इज बेसिकली ए प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैटर. एवरी मैटर हैज सर्टेन मास. ओके, तो हम यहां पे लिख देते हैं मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑल matters. This is one point. Now another point is mass is responsible for the gravitational force. Now mass कितना है किसी बॉडी का, ये उसके पास जो सेल्स या एटम्स हैं उनकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, उनके नंबर्स पर डिपेंड करेगा, उनकी कॉम्पैक्टनेस पर डिपेंड करेगा, उनकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा. ठीक, डेंसिटी अभी हमें पढ़ने वाले हैं. ओके, मास किसी ऑब्जेक्ट का क्या लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कोई सरफेस ऑफ अर्थ पर है तो उसका मास एक सर्टेन वैल्यू पर है, और उसी ऑब्जेक्ट को हम अगर ऊपर हवा में या स्पेस में ले जाएं जहां आसपास कोई प्लैनेट ना हो, जहां आसपास कोई सैटेलाइट ना हो, तो उसका मास कितना होगा वहां पर? क्या वो मासलेस हो जाएगा? तो पता ये चलता है कि ऑब्जेक्ट को आप चाहे जहां पर रखें, अगर ऑब्जेक्ट को आपने चेंज नहीं किया, ऑब्जेक्ट को आपने तोड़ा नहीं है, ऑब्जेक्ट जैसा एक जगह पर था वैसा दूसरी जगह पर है. ठीक, कुल मिलाकर आपने अगर उसके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ सेल्स नहीं बदले या टाइप ऑफ सेल्स या टाइप ऑफ एटम नहीं बदले, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता. इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी चेंज. तो मास इज अनचेंजेबल. मास इज
कांस्टेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस, मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन, मास किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। आप एक ऑब्जेक्ट को जमीन पर देखते हैं, यहाँ अर्थ पर, उसका कुछ मास है सपोज m, उस ऑब्जेक्ट को आप अगर मून पर जाकर देखेंगे तो पता चला वहां पर भी उसका मास m ही होगा। तो मास इज एन इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ थिंग, मास को आप बदल नहीं सकते। ओके, दिस इज नाउ द सेकेंड थिंग। इसको भी पेन डाउन कर लेते हैं। मास इज इंडिपेंडेंट टू इट्स लोकेशन। लोकेशन मतलब वो प्लेनेट पर है या प्लेनेट के बाहर है, प्लेनेट से ऊपर है, प्लेनेट के अंदर है, वो कहीं भी हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो वो m ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, अनलेस अनटिल हम उस ऑब्जेक्ट को तोड़ ना दें। तो तोड़ देंगे तो वो ऑब्जेक्ट ही बदल जाएगा। नाउ मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तो हर ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, हमने फिजिक्स में ये पढ़ा, हम उसको मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर। हमने उसको मेजर करने के तरीके बनाए, हमने उसको मेजर करने की यूनिट बनाई। तो हमने जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई, इंटरनेशनली अडॉप्टेड यूनिट बनाई, वो बनाई केजी। तो यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ मास इज केजी, दैट इज किलोग्राम। देयर आर अदर यूनिट ऑल्सो ऑफ मास लाइक पाउंड्स, पाउंड इज अनदर यूनिट, बट इंटरनेशनल adopted unit is, SI unit is kilogram, that is kg. Mass can be measured for lighter object in grams, in milligrams, in micrograms. Mass can also be measured for heavier object in tons. टन के अंदर भी हम नापते हैं मास को, है ना, या 10 raised to the power some 10 raised to some power of kg में भी नापते हैं। ठीक है, तो टेंस ऑफ केजीज में भी नापते हैं हम, या टन्स में नापते हैं, केजी में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, मिलीग्राम में नापते हैं। ओके, और दूसरी जो यूनिट हैं वो पाउंड्स में नापते हैं हम मास को। बहरहाल आपको मास की ये यूनिट याद रखनी है, केजी। आप सभी ने बाजार से आलू, प्याज, चावल, आटा कभी खरीदा होगा, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि 1 किलोग्राम जो मास होता है वो कितना होता है। बात समझ में? अगर 1 किलोग्राम आप सपोज चावल खरीदते हैं, तो चावल के पास जो 1 किलोग्राम क्वांटिटी है, और आप एक आयरन का टुकड़ा खरीदते हैं 1 किलोग्राम का, तो आयरन के टुकड़े के पास भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चावल के बराबर ही होगी। बात समझ में आई? इन दोनों का साइज ज़रूर अलग अलग हो सकता है और अलग अलग होगा, जो कि एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो साइज ज़रूर डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। लेकिन अगर 1 किलोग्राम का आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और 1 किलोग्राम ही का दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, तो इनके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है मास से रिलेटेड वो सेम होगी। दूसरी चीज़ों पर जो ये फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो सेम होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो दिस इज ए सेकेंड थिंग। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट इज वेट, विच डिपेंड ऑन मास। तो वेट की भी बात कर लेते हैं। यहां मैं लाइन खींच देता हूं, वेट। वेट क्या होता है? वेट को हम कैसे महसूस करते हैं? याद रखिए, वेट कि हर ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर लग रही हुई फोर्स को बोलते हैं। ठीक, उसके ऊपर लग रही हुई फोर्स को, जो फोर्स हर मास या ऑब्जेक्ट या मैटर महसूस करता है, रिजल्टेंट फोर्स महसूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका वेट बोलते हैं। ठीक, तो वेट इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। इट डिपेंड्स ऑन, इट इज बेसिकली ए फोर्स, एंड फोर्स डिपेंड, फोर्स किस बात पर डिपेंड करती है? फोर्स लोकेशन पर भी डिपेंड करती है
और फोर्स मास पर भी डिपेंड करती है। तो फोर्स दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ज़मीन पर, यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर देखते हैं और हमें ये पता लगता है कि उसके ऊपर 4 न्यूटन फोर्स लग रही है, जो कि अर्थ उसके ऊपर लगा रही है 4 न्यूटन। सपोज 4 न्यूटन इज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर अगर 4 न्यूटन फोर्स लगा रही है तो उसका वेट कितना कहलाया जाएगा? 4 न्यूटन कहलाया जाएगा। तो वेट की जो यूनिट है वो क्या होगी? सेम होगी, जैसी फोर्स की होती है वैसे ही बेसिकली किसकी होगी? वेट की होगी। ठीक, तो 4 न्यूटन अर्थ अपने आसपास के ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स लगा रही है, किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रही है, इसी ऑब्जेक्ट को जब आप दूर ले जाते हैं अर्थ से, बहुत है ना, अर्थ से बहुत दूर ले जाते हैं, लाइक इसको आप मून पर ले जाते हैं, तो अर्थ की जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या कहिए नेग्लिजिबल हो जाती है मून के मुकाबले में, और मून उसके ऊपर उतनी फोर्स नहीं लगाता। और कितनी लगाता है ये हम देखेंगे। तो उसके ऊपर जो लग रही वाली फोर्स है वो बदल जाती है। जब वो बदल जाती है तो वेट भी बदल जाता है। ठीक, तो वेट डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द नियरेस्ट प्लैनेट और द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द नियरेस्ट planet or nearest object, and it has the dimension as same as that of force. तो weight, हम weight को लिखते हैं, weight is the resultant force on an object. तो हमें यहां से ये तो पता चला कि वेट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो फोर्स है बेसिकली। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? इट्स यूनिट, या कहिए इट्स SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। SI यूनिट इज न्यूटन, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो वेट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम न्यूटन में नापते हैं। नाउ वेट होता क्या है किसी भी क्वांटिटी का? वेट बेसिकली उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है नियरेस्ट प्लेनेट, वही उसका वेट होता है। तो यहां हम देखते हैं भाई, हम तो अर्थ पर रहते हैं, तो अर्थ जितना भी फोर्स लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पर वही उसका वेट होता है। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स लगाती है वही उसका क्या होता है? वेट होता है। तो अर्थ की फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमने निकाला था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पर है तो जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वो रेडियस ऑफ अर्थ होगा। इसी तरह से दूसरा जो फोर्स का फॉर्मूला है जो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से लिया था, वो भी बेसिकली यही फोर्स है। उसको हम कैसे निकालते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बॉडी पर, हर बॉडी इस अर्थ की सरफेस पर कौन से एक्सेलरेशन से गवर्न होती है? वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह मास इंटू जी लिख सकते हैं हम, मास इंटू जी, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फोर्स किस में तब्दील हो जाएगी? ये फोर्स वेट में तब्दील हो जाएगी। ठीक, और क्योंकि ये मास इंटू एक्सेलरेशन है तो इसको हम किस में मेजर करेंगे? इसको हम न्यूटन्स में मेजर करेंगे। याद रखिए, जब भी हम न्यूटन लिखेंगे, अगर हम पूरा लिखेंगे तो स्मॉल n से लिखेंगे, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर है। स्मॉल n से हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि ये हमने यूनिट के लिए लिखा है न्यूटन। अदरवाइज जो साइंटिस्ट न्यूटन थे, जो फिजिसिस्ट थे, उनका कहीं नाम अगर हमें लिखना है तो हम कैपिटल N से लिखेंगे,
और कहीं यूनिट दिखाने के लिए लिखना है तो हम स्मॉल n से लिखेंगे। तो ये न्यूटन बेसिकली जो न्यूटन साइंटिस्ट थे उनके ऑनर में ये यूनिट दी गई है। ओके, और अगर हमें खाली हम इतना लंबा नहीं लिखना चाहते तो हम क्या लिखेंगे, हम एक कैपिटल N लिखेंगे, जैसे 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 100 न्यूटन, लाइक दिस। ओके, नाउ वेट बेसिकली एक फोर्स है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। क्यों वेक्टर क्वांटिटी हुई? क्योंकि g बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से बताएंगे, ये हमने तय कर लिया था। तो वेट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा या वेट होता कैसा है? तो देखिए, मैथमेटिकली वेट हर बॉडी का डाउनवर्ड मैथमेटिकली नेगेटिव होगा, क्योंकि g डाउनवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट को हम कन्वेंशनली नेगेटिव मानते हैं, या डाउनवर्ड वेक्टर्स को हम नेगेटिव मानते हैं। तो नेगेटिव होगा मींस डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड इसलिए होगा क्योंकि जो g होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी जो बढ़ती हुई वैल्यूज हैं वो डाउनवर्ड की तरफ होती हैं। तो डायरेक्शन इसका क्योंकि डाउनवर्ड होता है तो वेट भी डाउनवर्ड होगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू वेट। हम कभी कभी इस न्यूटन की जगह और दूसरी यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि SI यूनिट्स तो नहीं है, दूसरी लोकल यूनिट्स हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि SI यूनिट वेट की न्यूटन होती है। तीसरी बात जो हमने यहाँ करी थी कि मास इज इंडिपेंडेंट, सॉरी मैं पूरा नहीं लिख पाया इसको, अब लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट टू इट्स लोकेशन। क्या वेट भी इंडिपेंडेंट होता है? नहीं, हम ये देख चुके हैं। तो हम लिखेंगे वेट डिपेंड्स, वेट ऑल्सो डिपेंड्स on, weight also depends on its लोकेशन। वेट लोकेशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, वेट इज इक्वल टू मास इनटू g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मास कभी नहीं बदलता किसी ऑब्जेक्ट का। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बदल रहे तो मास भी नहीं बदलेगा। वेट डिपेंड करता है लोकेशन पर। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है लोकेशन पर। अगर लोकेशन चेंज हो जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वेट भी चेंज हो जाता है। बात समझ में आई? जैसे हम अर्थ से बहुत दूर, 1 लाख किलोमीटर दूर चले जाएं तो अर्थ कितना फोर्स लगाएगी? अर्थ का जो फोर्स हो जाएगा ये आर ही बदल के 1 लाख हो जाएगा, उसका स्क्वायर और भी ज्यादा हो जाएगा, और बल्कि 1 लाख इंटू 10³ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां मीटर में रखना है। तो फोर्स कितनी कम हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। जब फोर्स कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हम नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ फोर्स बदल रही है। तो फोर्स कम होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, जिनको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड अर्थ का कंपैरिजन देखेंगे अभी। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप।